फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आज आपके लिए लेकर के आया हूँ भारत की नदियाँ यानी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र की यदि हम बात करें तो देखिए बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी। जल्दी से अपना कॉपी पेन निकालिए और अपने नोट्स पे छापना शुरू कर दीजिए। देखिए अफवाह तंत्र की यदि हम बात करें तो अफवाह तंत्र को जाना जाता है नदी तंत्र के नाम से भी इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नदी तंत्र। अफवाह तंत्र को नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्यतः यदि हम बात करें भारत में अफवाह तंत्र की, तो भारत में जो है इसको दो प्रकार का बताया जाता है। भारत में यह जो है भारत में इसके दो भाग हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र का मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां। नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार से भारत की जो नदियां निकलती हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिमालय नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे, गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम इनकी सहायक नदियों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो अरब सागरीय नदी तंत्र यानी वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी यदि हम बात करें तो वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमालय नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी को, सिंधु नदी से हम स्टार्टिंग करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने भारत का मैप बनाया, थोड़ा सा जितना यूज होगा इतना ही बनाया, ठीक है, आप लोग पूरे बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के उद्गम स्थल की। तो देखिए सिंधु नदी के उद्गम स्थल को लेकर के यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कह दिया जाता है कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास में यहाँ पर एक झील है, जिस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास यह जो स्थान है जहाँ से सिंधु नदी निकलती है इसको बोलते हैं बोखरचू। बोखरचू। तो बोखरचू नामक स्थान से ये सिंधु नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद यह जो है भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद यह सीधी पाकिस्तान में चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम करें तो ये भारत में जो प्रवेश करती है, ये भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान पर। ठीक है, भारत में प्रवेश यहाँ पर दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है और ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से, तो जब ये यहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर जब गिरती है तो ये एक गहरे खड्डे या गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गहरे खड्डे या गार्ज का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण यहाँ पर ये करती है। 81 मीटर गहरा यह गार्ज है। उसके बाद यहाँ से ये भारत से निकलने के बाद जो है चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये जो स्थान है इसका नाम है चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और भारत में विश्व के सबसे गहरे नदी गार्ज का ये निर्माण करती है। उसके बाद ये भारत से निकल करके चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के कराची से बहने के बाद ये फिर जो है अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिंधु नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और वहीं पर यदि हम बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में 1114 यानी 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि ये जब यहाँ गिरती है तो भुंजी नामक स्थान यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज जो बनाती है वो यही नदी बनाती है। यानी जम्मू कश्मीर के भुंजी नामक स्थान पर, यानी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के भुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
विश्व का गहरा नदी गार्ज, गार्ज कहते हैं खड्डे को, नदी गार्ज जिसकी 81-81 मीटर जो है इसकी गहराई है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि सिंधु नदी पर कोई भी परियोजना नहीं है। सिंधु नदी पर यदि हम बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ परियोजना, सिंधु नदी पर कोई भी परियोजना बनी हुई नहीं है। उसके बाद प्रश्न ये आता है कि सिंधु नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था, यानी समझौता, भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था 1960 में, भारत प्लस पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था। और समझौता क्या हुआ कि जो ऊपर की बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों का जो पानी है 80% जल जो है पाकिस्तान लेगा, और नीचे की जो नदियां हैं जैसे बात करें ब्यास हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, उसका 20% जो है पानी पाकिस्तान लेगा। तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा नदियों को लेकर के बनता है। यदि हम बात करें सिंधु की सहायक नदियों की, तो मैं देखिए इनको दर्शा देता हूँ एक बार। यदि हम बात करें भारत की ओर से इसकी सहायक नदी की, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो नदी निकलती हुई आती हैं। एक नदी है जिसका नाम है चंद्रा, और दूसरी नदी है जिसका नाम है भागा, इसका नाम है भागा। चंद्रा और भागा दोनों नदी जो है यहाँ पर तंडी नामक स्थान, और जो पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, तंडी नामक स्थान पर जो है मिलती हैं। और ये जो नदी है ये नाम कहलाती है अपना चिनाब नदी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चिनाब नदी। चिनाब नदी की यदि हम बात करें तो भारत की ओर से एकमात्र इसकी सहायक नदी है चिनाब नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और चिनाब नदी की यदि हम बात करें तो इस पर जो है भारत की 3 परियोजनाएं बनी हैं। एक परियोजना की यदि हम बात करें तो एक परियोजना है आपकी सलाल परियोजना, और दूसरी परियोजना की यदि हम बात करें तो दूसरी परियोजना का नाम है आपका बगलिहार परियोजना। और तीसरी परियोजना की यदि हम बात करें तो एक और परियोजना है जिसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। और यदि तीनों परियोजनाओं की हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। ठीक है, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पे है। और चिनाब नदी जो है झेलम की सहायक नदी है। और चिनाब के यदि हम प्राचीन नाम की बात करें, इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि चिनाब नदी की लंबाई कितनी है। चिनाब नदी की लंबाई की यदि हम बात करें तो 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई है। फिर एक प्रश्न और बन जाता है इसका कि जो चिनाब नदी है ये जम्मू कश्मीर में 3 परियोजनाएं बनाती है, और तीनों परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता दी है। चिनाब की जो सहायक नदी है उसका नाम है झेलम। चिनाब की सहायक नदी है झेलम, इसको मैं आगे बता देता हूँ। यदि चिनाब की हम बात करें तो जैसे कि ये आपकी चिनाब नदी मैंने बना दी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से चिनाब की जो सहायक नदी है उसका नाम है झेलम। चिनाब की सहायक नदी झेलम की यदि हम बात करें तो झेलम जो है शेषनाग झील से निकलती है। यहाँ पर स्थान है, यानी एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील से निकलती है नदी जिसका नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी जो है झुंग नामक स्थान पर जो है वो मिल जाती है, किसमें, चिनाब में। अब यदि यहाँ से हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि जो शेषनाग झील से चिनाब नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है, तो निकलने का है यहाँ पर एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बूलर झील। और बूलर झील जो है वो भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की झील है बूलर झील। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि झेलम जब निकलती है तब एक झील का निर्माण करती है बूलर झील का। और यदि हम बात करें तो झेलम नदी के किनारे पर एक शहर बसा है, झेलम नदी के किनारे पर एक शहर बसा है जिसका नाम है श्रीनगर। और श्रीनगर की यदि स्थापना की बात करें तो किसने बसाया था, अशोक ने श्रीनगर को बसाया था।
उसके बाद यहाँ से प्रश्न ये बनते हैं कि इन नदियों को लेकर के और क्या प्रश्न बनते हैं। झेलम का प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो झेलम का प्राचीन नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। झेलम, झेलम का प्राचीन नाम जो मिलता है वो वितस्ता मिलता है। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम वितस्ता। झेलम का नाम प्राचीन वितस्ता मिलता है। और इसकी यदि हम बात करें सहायक नदी की, तो इसकी एक और सहायक नदी मिलती है झेलम की, जिसका नाम है किशन गंगा, जो पाकिस्तान से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। यानी सहायक नदी, सहायक नदी है इसकी किशन गंगा, किशन गंगा। उसके बाद प्रश्न ये बनता है किशन गंगा को लेकर, यहाँ पर झेलम नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है उरी परियोजना। झेलम नदी पर परियोजना की यदि हम बात करें, परियोजना एक तो है आपका उरी परियोजना, और एक और परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है, और तुलबुल परियोजना को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। और वहीं से यदि हम बात करें कि इसकी जो सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा जो है पाकिस्तान से निकलती है और नीलम नामक पाकिस्तान में से नीलम नाम से जाना जाता है, और किशन गंगा पर ही एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है किशन गंगा नदी परियोजना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से एक और नदी की जिसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं जरा इनको जान लीजिए। चिनाब की यदि हम बात करें माफ कीजिए, चिनाब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम बात करेंगे रावी नदी की, रावी नदी की। रावी नदी को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं। रावी के प्राचीन नाम की यदि हम बात करें, प्राचीन नाम, तो रावी का प्राचीन नाम मिलता है हमें परुषणी, परुषणी। रावी का प्राचीन नाम मिलता है हमें परुषणी। और रावी की यदि हम बात करें तो इसकी स्थिति यहाँ पर इस तरह से आ जाती है। यह है आपकी रावी नदी। रावी नदी के किनारे यदि हम बात करें तो आपको मालूम होगा इतिहास के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है। रावी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध जो हुआ था 10 राजाओं और सुदास के बीच हुआ था, जिसमें सुदास को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि यह नदी जो है ना हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यानी जो आपकी रावी नदी है, ये वाली रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हैं। एक परियोजना का नाम है थीन बांध परियोजना, यानी यहाँ पर है आपका थीन, या हम कह रहे हैं थीन परियोजना। और दूसरी परियोजना की यदि हम बात करें तो दूसरी परियोजना का नाम है चमेरा। ठीक है, थीन परियोजना और चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना का नाम है चमेरा, चमेरा परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अगली नदी की, तो अगली नदी है हमारी सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सतलज नदी। सतलज नदी को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो सतलज नदी की स्थिति जो है वो यहाँ से मिलेगी इस तरह से। ये जो मैंने अभी लाइन खींची है ये वाली, ये आपकी सतलज नदी। सतलज नदी के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनेंगे। पहले यदि हम बात करें सतलज के प्राचीन नाम की, तो सतलज का प्राचीन नाम जो मिलता है वो सतुद्री मिलता है। सतुद्री प्राचीन नाम सतुद्री है। और ये राकसताल से निकलती है, जो तिब्बत में एक ताल है जिसका नाम है राकसताल, राकसताल से निकलती है। यानी उद्गम, उद्गम की यदि हम बात करें तो राकस ताल, तिब्बत में एक ताल है राकसताल, वहां से निकलती है। और निकलने के बाद ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, इस पर जो बांध है उसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध की यदि हम बात करें तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। एक और परियोजना यहाँ पर बंधी हुई है, उस परियोजना का नाम है आपका यानी नाथपा झांकरी परियोजना, नाथपा झांकरी या झींकरी परियोजना, नाथपा झांकरी या झींकरी परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सतलज नदी है इसकी और एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास। सतलज की जो सहायक नदी है उसका नाम है ब्यास। ये यहाँ से इस तरह से इसकी स्थिति है।
सतलज की सहायक नदी है ब्यास। ब्यास नदी की यदि हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता है इसका बिपाशा। बिपाशा हीरोइन की बात नहीं कर रहे हम, प्राचीन नाम है इसका बिपाशा। और ब्यास नदी पर एक परियोजना है पोंग परियोजना। इस पर जो परियोजना उसका नाम है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और दोस्तों यदि हम बात करें तो इन नदियों से लेकर के और क्या क्या प्रश्न बनते हैं इसके बारे में जानेंगे हम आगे। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में बात करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले नदियों को लेकर के और इन नदियों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।